नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए, पिताजी के बिना नहीं जीना चाहता। रात के 3 बजे थे। कॉल बेल बजने की लगातार आवाज से नींद खुल गई। फिर भी संजीव तकिया से कान बंद करके सोने की कोशिश कर रहा था। 2.5 घंटे ही हुए थे सोए हुए। अंततः कान की सहन शक्ति समाप्त हो गई। संजीव ने आंखें मलते हुए दरवाजा खोला। देखा, सामने सुनील खड़ा था। उसकी सांसें बहुत ही तेज चल रही थी। वह लगभग हाँफ रहा था। उसके दिल की धड़कनों की आवाज कानों को साफ साफ सुनाई दे रही थी। सुनील को बदहवास देखकर संजीव घबरा गया, क्योंकि रात को सुनील और माँ पिताजी के साथ थे। उसने कहा था, तुम आराम करो, आज मैं चाचा जी के पास रुक जाता हूँ। संजीव का चेहरा किसी अनहोनी की आशंका से स्याह पड़ गया। उसने डरते डरते पूछा, क्या हुआ? तुम घबराए हुए क्यों हो? सुनील अस्पष्ट स्वरों में बोला, लगभग 2:30 बजे रात को तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। संजीव को सुनील की बातों पर यकीन नहीं हुआ। सुनील ने पुनः कहा, मैं सच कह रहा हूँ। यह कैसे मुमकिन हो सकता है? रात को लगभग 12 बजे ही तो वह आरसी राम नर्सिंग होम से लौटा था। एकदम भले चंगे थे पिताजी। लग रहा था कि 15 से 20 दिनों में स्वस्थ होकर घर लौट आएंगे। संजीव को पिताजी से बहुत प्यार था। संजीव भी पिताजी का दुलारा था। भभुआ जिले के मोहनिया के नजदीक राष्ट्रीय राजमार्ग पर पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था। वे बिहार पुलिस में इंस्पेक्टर थे। शाम को मोहनिया से क्राइम मीटिंग में शामिल होकर करमचट थाना लौट रहे थे। दिसंबर 1991 में उनके यहाँ पदस्थापन हुई थी। इसके पहले पटना के गांधी मैदान थाना में वे थाना प्रभारी थे। पुलिस जीप को सासाराम की तरफ से तेज गति में आ रही एक बस ने सामने से टक्कर मार दी थी। पिताजी और ड्राइवर दोनों जख्मी हुए थे, क्योंकि बस ने जीप के बाएं तरफ टक्कर मारी थी, इसलिए पिताजी को ज्यादा चोट लगी थी। भभुआ में माकूल स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं थी, इसलिए पिताजी को जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने पटना ले जाने की सलाह दी। जनवरी महीने में मैं पिताजी के साथ भभुआ गया था। पिताजी मुझे मोहनिया भी ले गए थे। नया जिला बना था। भभुआ कैमूर पहाड़ी की गोद में बसे होने के कारण इसे कैमूर जिला के नाम से भी जाना जाता है। नया जिला होने के कारण बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। वहाँ न बस स्टैंड था और न ही रेलवे लाइन या स्टेशन। बस अड्डा एक खुले मैदान को बनाया गया था, जहाँ कोई भी बुनियादी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। न सुलभ शौचालय था वहाँ, और न ही होटल। खाने पीने की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। यह शहर से दूर भी था। पुलिस अधीक्षक का कार्यालय भी भभुआ में नहीं बना था। मोहनिया में पुलिस लाइन था, वहीं पुलिस अधीक्षक का कार्यालय अस्थायी तौर पर बनाया गया था। करमचट थाना कर्मनासा नदी के किनारे स्थित था। यही नदी बिहार और उत्तर प्रदेश को आगे जाकर अलग करती है। थोड़ी दूर जाने पर कैमूर पहाड़ी की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। बड़ा ही मनोरम दृश्य था। आंखें जितनी दूर देख सकती थी, सिर्फ पहाड़ और जंगल दिखाई देते थे। आसपास में घनी आबादी नहीं थी। शाम होने पर जंगली जानवरों के डर से कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। घूमने के मकसद से संजीव पिताजी के साथ भभुआ गया था। पहाड़, नदी और प्राकृतिक सौंदर्य देखने के लिए संजीव के साथ उसका मित्र जहांगीर भी भभुआ चला आया था। जहांगीर की पृष्ठभूमि गांव की थी, इसलिए उसे प्रकृति के संग समय बिताना अच्छा लगता था। संजीव उसके गांव मोहनार, जो वैशाली जिला का एक तहसील है, जा चुका था। संजीव को मटन खाना बहुत ही पसंद था, इसलिए वह बकरीद के अवसर पर उसके गांव गया था। पूरा एक सप्ताह संजीव जहांगीर के गांव में रहा था। इस दौरान उसने नाश्ता, लंच और डिनर में सिर्फ मटन खाया था। दांतों में दर्द शुरू होने के बाद ही उसने शाकाहारी खाना शुरू किया था। जनवरी का महीना था। पहाड़ी इलाका होने की वजह से ठंड कुछ ज्यादा थी। जैकेट, स्वेटर, मंकी टोपी और मफलर सभी कुछ संजीव अपने साथ लेकर आया था। 24 जनवरी को वह पिताजी के साथ
करमचट थाना पहुंचा गया था। 26 जनवरी को ध्वजारोहण के लिए पुलिस मुख्यालय मोहनिया से आरक्षी उपाधीक्षक डीएसपी दया मिश्रा आए हुए थे। उनका गांव पेनापुर संजीव के गांव के पास ही था। वे दिसंबर में सेवानिवृत्त होने वाले थे। इसी वजह से पिताजी ने उन्हें बुलाया था। उनका स्वभाव सरल और सहज था। थोड़ी देर की बातचीत के बाद संजीव दया अंकल के साथ सहज हो गया। वह मित्र की तरह अंकल के साथ बातें करने लगा। बातचीत के दौरान 25 जनवरी को शेरगढ़ किला देखने की योजना बन गई। दया अंकल बोले, यह किला बहुत ही खूबसूरत है, हर तरफ हरियाली है। मैं कई बार वहां जा चुका हूँ। आखिरी बार लगभग 10 सालों पहले गया था। आज किला किस स्थिति में है देखने के लिए मैं भी उत्सुक हूँ। पिताजी बोले, अगर वहां जाना है तो विशेष सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि उस इलाके में माओवादी बेहद ही सक्रिय है। जंगली जानवरों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा है, इसलिए साथ में कुछ हथियार बंद सिपाहियों को ले जाना ठीक होगा। पिताजी ने पुनश्च कहा, आप तो जानते हैं सर, गश्त के दौरान हमारा आमना सामना जंगली जानवरों से होता रहता है। दया अंकल ने बताया, शेरगढ़ किला रोहतास जिला के दक्षिणी छोर पर स्थित है। पहाड़ी के नीचे दुर्गावती नदी बहती है। नदी के कगार पर लगभग 800 फीट से ज्यादा ऊंचाई वाले खड़ी ढाल के ऊपर बना हुआ है यह किला। दया अंकल ने थोड़ा रुककर फिर कहा, इस किले की स्थापत्य कला अद्भुत है, जिसे देखना आंखों को बेहद सुकून देता है। किले के दीवारों पर की गई नक्काशी और चित्रकारी पर्यटकों का मन को मोह लेती है। लगभग 3 वर्ग किलोमीटर के इलाके में पसरा है किले का परिसर। किले तक पहुंचने का रास्ता बादलगढ़ के मैदान के पास था। करमचट थाने से वहां पहुंचने में लगभग 3 घंटे तक का समय लग सकता था, क्योंकि सड़क की हालात अच्छी नहीं थी। किले की दूरी बादलगढ़ के मैदान से लगभग 2 किलोमीटर थी। सीढ़ियां जरूर बनी हुई थी, लेकिन देख रेख के अभाव में जर्जर हो गई थी। किले के मुख्य द्वार के दोनों तरफ हाथी की आकृति बनी हुई थी। शासक के बैठने के लिए पत्थर का सिंहासन बना हुआ था। सिंहासन के सामने एक बड़ा हाल बना हुआ था। शायद वहां शेर शाह का दरबार लगता होगा। कहा जाता है कि शेर शाह जब भी सासाराम आता था तो इस किले में महीनों रहा करता था। किले में बने कुओं में पानी लबालब भरे थे, जबकि पहाड़ी के नीचे के मैदानी इलाकों में दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं था। सैटेलाइट से भी उस इलाके में पानी नहीं खोजा जा सका था। आसपास के गांव वाले मजबूरी में पीने का पानी टैंकर से मंगवाते थे। किले की खासियत और खूबसूरती का रोचक व ज्ञानवर्धक वर्णन सुनकर किला देखने के प्रति संजीव की उत्सुकता बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसका एक कारण संजीव का इतिहास का छात्र भी होना था। संजीव को प्राचीन मंदिर, किले और खंडहर देखने का बहुत शौक था। स्कूल के दिनों में दोस्तों के साथ साइकिल से राजगीर और नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर और पावापुरी घूम आया था संजीव। राजगीर में उसकी मौसेरी बहन मौसी की बेटी का घर था, जहां वह एक रात तक रुका भी था। पटना साहिब कुम्हार, जहां चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार तथा अशोक कालीन पाटलिपुत्र में भग्नावशेष हैं। वैशाली की शांति स्तूप, आर्यभट्ट की खगोल में स्थित वेधशाला आदि सभी स्थानों का संजीव भ्रमण कर चुका था। सुबह 5:30 बजे से ही सभी लोग किले जाने के लिए निकल गए। नाश्ता के लिए रात को लिट्टी और चोखा बना लिया गया था। जब वे किले तक जाने वाले संपर्क मार्ग पर पहुंचे तो देखे कि किले तक जाने वाला सीढ़ी जर्जर हालत में है, जिसका इस्तेमाल करना मुमकिन नहीं था। इस वजह से किले तक पहुंचने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। दया अंकल संजीव का हाथ पकड़कर चढ़ाई कर रहे थे। उम्र अधिक होने की वजह से उनकी सांसें तेज हो गई थी। 2 किलोमीटर की दूरी को पूरा करने में संजीव को 1 घंटा से भी ज्यादा समय लग गया।
किला भले ही टूट फूट गया था, लेकिन उसकी खूबसूरती देखते बन रही थी। संजीव ने हाल ही में मध्यकाल के स्थापत्य कला पर एक किताब पढ़ी थी, जिसमें इस किले का भी जिक्र था। इसलिए इस किले के हर एक भाग को संजीव बड़ी बारीकी से देख रहा था। किले का जो भी हिस्सा उसे अच्छा लग रहा था, उनकी वह फोटो निकाल रहा था। किले से वापस लौटते समय पिताजी खुश थे। वे दया अंकल से बात करते हुए कह रहे थे, सर, मेरा बड़ा बेटा राजीव नौकरी कर रहा है। सेनानी वृत्ति के पैसे से बेटी की शादी कर दूंगा। संजीव मेरा छोटा बेटा है, वह भी पढ़ने में ठीक ठाक है, कोई न कोई नौकरी जरूर कर लेगा। संजीव साफ तौर पर पिताजी के चेहरे पर सुकून और संतुष्टि का भाव देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि भविष्य की सभी योजनाओं को पहले से ही तय कर रखा था पिताजी ने। हालांकि उनके सेवानिवृत्त होने में 12 साल बचे हुए थे। सुनील ने संजीव को लगभग झकझोरते हुए कहा कि तुम ठीक हो ना? तब जाकर संजीव की तंद्रा भंग हुई। उसकी आंखों में भभुआ में पिताजी के साथ घूमे हुए स्थानों के दृश्य और पिताजी के बातें चलचित्र की मानिंद चल रही थी। तंद्रा टूटने के बाद भी उसे लग रहा था कि पिताजी अभी आकर उसके सामने खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, बेटा, रम की एक बोतल मंगल मार्केट से ले आओ, मैं बहुत थक गया हूँ। पिताजी महीने में 3-4 बार संजीव से रम का एक क्वार्टर जरूर मंगवाते थे। यह उनका मनपसंद ब्रांड था। वे बड़े ही खुले विचारों के थे। होली में भी राजीव भैया को साथ में बैठकर शराब पीने के लिए कहते थे। वे हमेशा राजीव भैया से कहते थे, मुझे जो बातें दूसरे से बाद में मालूम होगी, अच्छा होगा कि वह तुम खुद मुझे बता दो। पिताजी को मालूम था भैया होली में दोस्तों के साथ शराब पीते हैं। संजीव सोच रहा था, क्या भगवान अच्छे इंसानों के साथ ही बुरा सलूक करते हैं? हत्यारे, अत्याचारी और भ्रष्ट इंसान दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। क्या भगवान भी उनसे डरते हैं? ठीक 1 महीना पहले 7 फरवरी को पिताजी का एक्सीडेंट हुआ था और 8 तारीख की सुबह 5 बजे कुछ पुलिस वाले पिताजी को लेकर घर आए थे। संजीव पढ़ाई कर रहा था। काल बेल की आवाज सुनकर वह चौंक गया था। वह मन ही मन सोच रहा था, इस वक्त कौन आ सकता है? दूध वाला तो 7 बजे आता है। डरते डरते संजीव ने दरवाजा खोला था। सामने एक पुलिस वाले को देखकर वह घबरा गया था। उसने हड़बड़ा कर पूछा था, कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या काम है? उन्होंने कहा, हम लोग तुम्हारे पिताजी के सहकर्मी हैं। उनका एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें साथ लेकर आए हैं। सब ठीक है, घबराओ नहीं। एक्सीडेंट की खबर सुनकर संजीव विचलित हो गया था। माँ सोई हुई थी, लेकिन पहले कॉल बेल की आवाज और फिर हम लोगों की बातचीत सुनकर वह भी दरवाजे पर आ गई थी। हालांकि इस बुरी खबर को सुनने के बाद भी माँ घबराई नहीं। माँ हिम्मत वाली महिला थी। माँ बताती थी कि वह 6 महीने की उम्र से बोरसी, बिहार के नालंदा जिले के गांव में इसका इस्तेमाल हीटर के रूप में किया जाता है। मैं गिर गया था, जिसकी वजह से उसका दायां पैर बुरी तरह से जल गया था और पैर खाजे, एक प्रकार का मिठाई जिसका बिहार में के नालंदा और उसके आसपास के जिलों में विवाह में शगुन के तौर पर वर और वधू वाले आदान प्रदान करते हैं की तरह, यानी पैर की त्वचा में परतदार परत सूजन आ गई थी। उंगलियों के नाखून दिखाई नहीं दे रहे थे। नालंदा जिला के हिलसा तहसील में अवस्थित पखनपुर गांव का रहने वाला था संजीव। हिलसा के डॉक्टरों ने संजीव का इलाज करने से मना कर दिया था। फिर भी माँ बिना घबराए संजीव को लेकर अकेले ही पिताजी के पास पटना आ गई थी, जबकि पूर्व में वे कभी पटना नहीं गई थी। संजीव और माँ पुलिस वैन के पास पहुंचे, क्योंकि सड़क नहीं होने की वजह से उनके घर तक किसी भी 4 पहिया वाहन का पहुंचना मुमकिन नहीं था। पिताजी स्ट्रेचर पर लेटे थे। दर्द से उनका चेहरा स्याह पड़ गया था। हालांकि पिताजी में दर्द सहने की अद्भुत क्षमता थी। एक बार नक्सलियों से मुठभेड़ के दौरान पिताजी के पैर में 3 तीर लग गए थे,
लेकिन उन्होंने खुद से उन्हें अपने पैर से बाहर निकाल लिया था। इतना ही नहीं, लंगड़ाते हुए वे लगभग 5 किलोमीटर चलकर पुलिस मुख्यालय तक भी पहुंच गए थे। उनके बॉस और डॉक्टर उनकी हिम्मत देखकर आश्चर्यचकित थे। डॉक्टरों ने यह कहानी माँ को सुनाई थी। कहा था, आपके पति बहुत ही बहादुर हैं। आज पिताजी की आंखों में दर्द की तस्वीर साफ तौर पर दिख रही थी। दर्द से उनका चेहरा विदीर्ण हो गया था। पिताजी को असहाय देख संजीव की आंखों में आंसू आ गए। उसका मन जोर जोर से रोने का कर रहा था। संजीव का चेहरा देखकर पिताजी उसकी मन स्थिति को अच्छी तरह से समझ गए थे। पिताजी असहनीय दर्द की वजह से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आंखों से संजीव को सांत्वना दे रहे थे। कह रहे थे, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिताजी के दोनों पैर और एक हाथ की हड्डियां कई जगह से टूट गई थी। शायद सीने की हड्डियां भी टूट गई थी, क्योंकि वहां भी उन्हें तेज दर्द हो रहा था। पिताजी के साथ आए दरोगा अंकल ने संजीव से पूछा, किस अस्पताल में पिताजी को भर्ती करवाना है। संजीव उनका चेहरा देखने लगा था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, क्या जवाब दे। वह 12वीं का छात्र था। उसे डॉक्टरों या अस्पतालों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। संजीव ने माँ से भी हड्डी के डॉक्टर के बारे में पूछा, लेकिन उन्हें भी कुछ नहीं पता था। पटना के खाजपुरा मोहल्ले में संजीव रहता था। पटना में होने के बावजूद इस मोहल्ले में गांव जैसा माहौल था। पुलिस की गाड़ी को देखकर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई थी। संजीव सोच ही रहा था कि किससे किसी अच्छे हड्डी के डॉक्टर के बारे में पूछें। इसी बीच भीड़ में से किसी सज्जन ने, जो पिताजी को जानते थे, आर.सी. राम नर्सिंग होम में पिताजी को भर्ती कराने की सलाह दी। यह नर्सिंग होम बाजार समिति के पास अवस्थित था। उस सज्जन ने कहा कि डॉक्टर आर.सी. राम एक अच्छे ऑर्थोपेडिक हड्डियों के सर्जन हैं। आप लखन बाबू को वहां भर्ती करवाइए। संजीव ने दरोगा अंकल को आर.सी. राम नर्सिंग होम में पिताजी को भर्ती करवाने की अपनी सहमति दे दी। आर.सी. राम नर्सिंग होम में इलाज करना महंगा था, लेकिन संजीव ने पिताजी को वहां इसलिए भर्ती करवाया क्योंकि पिताजी उस नर्सिंग होम में जल्दी ठीक हो सकते थे। संजीव को यह भी उम्मीद थी कि दोस्तों और रिश्तेदारों से कुछ आर्थिक मदद मिल जाएगी। भर्ती के बाद पैर एवं हाथों का तो एक्सरे किया गया, लेकिन सीने का एक्सरे नहीं लिया गया, जबकि पिताजी सीने में भी असहनीय दर्द होने की शिकायत कर रहे थे। संजीव ने डॉक्टर को सीने का एक्सरे लेने के लिए कहा, लेकिन डॉक्टर ने उसे डांटते हुए कहा, डॉक्टर मैं हूं या तुम, मुझे मेरा काम नहीं सिखाओ। रूखा सा जवाब सुनकर संजीव की दोबारा डॉक्टर से कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसमें थोड़ी आत्मविश्वास की भी कमी थी। हालांकि पिताजी हमेशा उसका हौसला बढ़ाते थे। कहते थे, अभी तो तुम 12वीं में ही हो, धीरे धीरे तुम में आत्मविश्वास आ जाएगा। पिताजी की जांच करने के बाद डॉक्टरों ने कहा, 2 दिनों के बाद ऑपरेशन किया जाएगा। 30,000 रुपए तुरंत कैश काउंटर पर जमा कर दीजिए। 4 बोतल खून का भी इंतजाम करना होगा। आपके पिताजी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है। संजीव मन ही मन सोच रहा था कि खून तो दोनों भाई दे देंगे, क्योंकि उनका ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, लेकिन पैसों का इंतजाम कैसे होगा। यह सोचकर संजीव का मन बेचैन हो रहा था। माँ को छोड़कर कोई घर में बड़ा था भी नहीं जिससे वह अपनी बात साझा करता। राजीव भैया कारपोरेशन बैंक की हैदराबाद स्थित मुख्य शाखा में पदस्थापित थे। उनकी नौकरी नहीं थी, इसलिए उनके लिए भी तुरंत इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करना मुमकिन नहीं था। सबसे बड़ी समस्या तो उनसे संपर्क करने की थी, क्योंकि पिताजी के एक्सीडेंट की खबर सुनकर वे तुरंत पटना के ट्रेन में सवार हो गए थे। उनका ट्रेन ऑपरेशन वाले दिन सुबह पहुंचने वाला था। राजीव भैया ने कहा था कि स्टेशन से वे सीधे नर्सिंग होम पहुंच जाएंगे। ऑपरेशन का समय दोपहर के 3 बजे निर्धारित हुआ था। पिताजी भले ही पुलिस
महकमा में काम करते थे, लेकिन ईमानदार होने की वजह से परिवार हमेशा आर्थिक झंझावातों से जूझता रहता था। संजीव के परिवार का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो पाता था। पिताजी के कई साथी पटना के पॉश इलाके में आलीशान मकान बना चुके थे। वे आवागमन के लिए 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल करते थे, लेकिन पिताजी शुरू से ही ईमानदारी का दामन थामे हुए थे। पटना में घर होने की वजह से रिश्तेदार हमेशा हमारे यहाँ आते रहते थे। कभी मौसी, कभी मामी तो कभी चाचा जी। संजीव अपने घर को रैन बसेरा मानता था, क्योंकि सिर्फ 3 ही कमरे बने थे। 2 कमरों में तो खिड़की दरवाजा भी नहीं था। किसी कमरे में प्लास्टर नहीं हुआ था, शौचालय भी नहीं बना था। यह जमीन को माँ ने अपने गहनों को बेचकर वर्ष 1974 में खरीदी थी। पटना से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा जिले के हिलसा तहसील में संजीव का गांव था। पटना जैसे बड़े शहर में सिर्फ वेतन के पैसों से 3 बच्चों का लालन पालन करना, उन्हें पढ़ाना लिखाना और नियमित तौर पर अतिथियों का सत्कार करना आसान नहीं था। पैसों की किल्लत की वजह से राजीव खाली जमीन में सब्जियां उगाता था। उसे कभी भी बाजार से सब्जी नहीं खरीदनी पड़ती थी। इससे पिताजी को काफी राहत मिल जाती थी। माँ ने ऑपरेशन के पैसों का इंतजाम करने के लिए सभी रिश्तेदारों के सामने हाथ फैलाया, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। सभी गहनों को गिरवी रखने के बाद 25,000 रुपये की व्यवस्था हो पाई, जिसे संजीव ने कैश काउंटर पर जमा करा दिया। फिर भी अस्पताल प्रबंधन ऑपरेशन करने के लिए राजी नहीं था। संजीव का मन व्यथित था। वह सोच रहा था कि कैसे और कहां से बचे हुए 5,000 रुपये का इंतजाम होगा। उसने तमाम विकल्पों को आजमा लिया था। संजीव का मन अशांत था। इसी बीच नर्स ने तुरंत कुछ दवाइयां लाने के लिए उससे कहा। वह नर्सिंग होम के सामने अवस्थित सुमन मेडिकल स्टोर पहुंचा। मेडिकल स्टोर को 2 भाई मुकेश और दिनेश चलाते थे। उनका छोटा भाई पिंटू कभी कभार दुकान पर आता था। वह भी एक अच्छे स्वभाव का लड़का था। 1-2 दिन में ही संजीव उनके साथ घुल मिल गया था। संजीव के चेहरे पर दिख रही परेशानी को दिनेश ने तुरंत भांप लिया था। वह बोला, क्या कोई समस्या है भैया? संजीव ने झिझकते हुए बोला, हाँ दिनेश भाई, ऑपरेशन के लिए 5,000 रुपये का इंतजाम नहीं हो पा रहा है। अगर शाम तक पैसे जमा नहीं करूंगा तो कल पिताजी का ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। बोलते बोलते संजीव की आवाज लरजने लगी। दिनेश ने बोला, बस इतनी सी बात के लिए आप घबरा रहे हैं? कहते कहते दिनेश गले पैसा रखने की पेटी से 5,000 रुपये निकालकर संजीव के हाथों पर रख दिया। संजीव पैसे लेने के लिए तैयार नहीं था। हालांकि दिनेश के बहुत जोर देने पर उसने पैसे ले लिए। दिनेश बोला, इंसानियत की वजह से ही यह दुनिया चल रही है। मुझे मालूम है मेरा पैसा कहीं नहीं जाएगा। मुझे इंसान पहचानना आता है। संजीव ने दिनेश से पुनः कहा, कम से कम आप अपने पिताजी से पूछ लेते। दिनेश बोला, पिताजी मेरे फैसले को कभी गलत नहीं ठहराते हैं। उन्हें मालूम है मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा। दोनों पैर और एक हाथ का ऑपरेशन सफल रहा। हालांकि पिताजी के सीने का दर्द बदस्तूर जारी था। वे डॉक्टरों से लगातार इसकी शिकायत कर रहे थे, लेकिन उनके कानों में जूं नहीं रेंगा। संजीव के लिए आर्थिक समस्याएं बढ़ती जा रही थी, लेकिन भगवान की कृपा से सही वक्त पर समस्या का समाधान भी मिल जा रहा था। इस मुश्किल घड़ी में मोहल्ले में रहने वाले कलीम अंसारी ने 30,000 रुपये की मदद की, जो संजीव के लिए अप्रत्याशित था। संजीव ने उनसे मदद भी नहीं मांगी थी। वे खुद से हमारी डूबती नैया के खेवनहार बने थे। माँ उन्हें अपना छोटा भाई मानती थी। वे राजीव भैया के मित्र नजर भैया के मामू जान थे। संजीव के कुछ दोस्तों ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार इस मुश्किल समय में सहायता की। संजीव का स्कूल का दोस्त सुनील साइकिल से रोज नर्सिंग होम खाना पहुंचाता था।
ताकि भाड़े के 30 रुपये बच सके। खाजपुरा से नर्सिंग होम जाने और फिर वापस लौटने में 30 किलोमीटर की दूरी सुनील को हर रोज तय करनी पड़ती थी। संजीव सुनील के साथ नर्सिंग होम पहुंचा तो सुबह के 5 बज गए थे। माँ के रोने की आवाज पूरे फ्लोर में सुनाई दे रही थी। कुछ नर्स माँ को शांत रहने के लिए कह रही थी। जब संजीव कमरे में पहुंचा तो पिताजी अस्पताल के बेड पर ही पड़े थे। बेड का चादर खून से लथपथ हो गया था। सफेद मार्बल का बना फर्श भी खून से लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने चाकू से घोंप घोंप करके पिताजी की हत्या की थी। नर्सों ने बताया कि लगातार खून की उल्टी होने की वजह से आपके पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ को लग रहा था कि किसी ने जादू टोना से उसके पति को मार दिया, जबकि संजीव को लग रहा था कि डॉक्टरों ने पिताजी को मार दिया। माँ को गांव की एक महिला पर शक था, जिसे गांव वाले डायन मानते थे। माँ उस महिला को लगातार मगही में गाली दे रही थी। संजीव भी विवश था, वह चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकता था। उसके पास डॉक्टरों के खिलाफ कोई सबूत नहीं थे। डॉक्टर नर्स को कह रहा था बॉडी का पोस्टमार्टम करवाना होगा। यह एक्सीडेंट का मामला था। डॉक्टर ने नर्स को कहा, अस्थायी थाने में इसकी सूचना दे दो। सुबह 7 बजे एम्बुलेंस से पिताजी की बॉडी को पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। संजीव हैरान सा पिताजी को बॉडी में तब्दील होता हुआ देख रहा था। संजीव पहली बार मुर्दाघर या मोर्चरी गया था। संजीव के पिताजी को मिलाकर कुल 9 लाशें वहां रखी थी। बॉडीज पर कपड़े नहीं थे। कुछ पुरुषों के शव थे तो कुछ महिलाओं के। शव का चीर-फाड़ करने वाले कर्मचारी ने कहा कि आपकी बॉडी का आज पोस्टमार्टम नहीं हो पाएगा। पहले से आई हुई बॉडीज का पहले पोस्टमार्टम होगा। मार्च का महीना था। वातावरण में हल्की गर्मी थी। ज्यादा देर होने पर पिताजी का शरीर सड़ सकता था। साथ ही दुख की इस घड़ी में लंबे समय तक मुर्दा घर के बाहर खड़े रहना और पिताजी का मरने के बाद ऐसी दुर्गति होना संजीव के लिए बहुत ही कष्टकारी था। संजीव ने राजीव भैया को फोन से वस्तु स्थिति से अवगत कराया। राजीव भैया के मित्र मनोज भैया पटना मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस के छात्र थे। उनके प्रयासों से उसी दिन पिताजी का पोस्टमार्टम हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने के घाव को संजीव के पिताजी की मौत का कारण बताया गया, जो हड्डियों के टूटने की वजह से हुआ था। इलाज नहीं होने के कारण घाव नासूर बन गया था। लगातार खांसी होने से घाव पर दबाव पड़ा और खून की उल्टी हुई, जिससे पिताजी की सांसें रुक गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टरों को कोर्ट में घसीटा जा सकता था, लेकिन संजीव का परिवार डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं था। वे खुद को संभालते या फिर कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते। संजीव अच्छी तरह से समझ चुका था, इस दुनिया में कमजोरों को न्याय मिलना मुमकिन नहीं है। पटना मेडिकल कॉलेज से पिताजी को लवारिस लाश की तरह ठेले पर लाद कर बांस घाट लाया गया। देखकर संजीव को रुलाई आ रही थी। वह भगवान से दुआ कर रहा था कि ऐसी मौत किसी को नहीं मिले। जिंदगी भर पिताजी ने दूसरों का भला किया, लेकिन उन्हें अच्छाई करने के बदले मौत की सजा मिली। पिताजी को अंतिम विदाई देने के लिए कुछ दोस्त एवं रिश्तेदार मौजूद थे। एक एक पल संजीव पर भारी पड़ रहा था। उसका मन अशांत था। पिताजी के देहांत की खबर सुनने के तुरंत बाद वह अपने को मारना चाहता था, लेकिन माँ का चेहरा आंखों के सामने आने के बाद उसने अपने को गलत कदम उठाने से रोका था। माँ की नींद की दवाई की पूरी बोतल अभी भी उसी की जेब में रखी थी। पिताजी को ठेले पर लेकर आते हुए देखकर उसका मन और भी विचलित हो गया था। उसे लग रहा था कि ऐसे निष्ठुर संसार में जीने का क्या फायदा। मुखाग्नि देने से पहले पिताजी के पूरे शरीर में नजदीकी रिश्तेदारों ने बारी बारी से घी लगाया।
संजीव जब घी लगा रहा था तो देखा कि पिताजी का पेट और सीना धागों से सिला हुआ है। देखकर उसका मन पुनः खिन्न हो गया। किसी तरह से उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। फिर उसने पिताजी के शरीर को कफन से ढक दिया। शरीर के ऊपर लकड़ियां उसने इस तरह से रखी कि पूरा शरीर अच्छी तरह से जल जाए। ढेर सारा कपूर भी लकड़ियों के बीच रख दिया उसने। राजीव भैया ने चीता को मुखाग्नि दी। सूखी लकड़ी, कपूर और अत्यधिक घी होने की वजह से पिताजी का शरीर धूं धूं कर जलने लगा। पिताजी का जलना संजीव के लिए असहनीय था। भावावेश में उसने पॉकेट से नींद की सारी गोलियां निकालकर एक ही बार में खा ली। वह पिताजी को जलते हुए एकटक देख रहा था। थोड़ी देर के बाद नींद की गोलियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। संजीव को सब कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। ज्यादा नींद आने की वजह से वह पिता के जलते चिता के सामने ही गिर गया। संजीव को 4 दिनों के बाद होश आया। माँ बोली, तुम बांस घाट में ही बेहोश हो गए थे। राजीव घबरा गया था। तुम 4 दिनों से सो रहे हो। तुम्हें खाने पीने का भी होश नहीं था। तुम बार बार मुझे सोने दो की रट लगा रहे थे। मुझे लगा तुम पिताजी की मृत्यु की वजह से बहुत ज्यादा दुखी हो। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? संजीव माँ को कैसे बताता कि उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। उसकी जीने की लालसा खत्म हो गई है और वह पिताजी के बिना नहीं जीना चाहता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।